हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हम जैसे सोचते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में थोड़ा ऐसे गर्म सा हो जाता है। तो देखिए, कुछ नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लग गई, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो हम इनको ही बोल सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है यहाँ पर। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम लिखें रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसे ही हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये तो बात कर ली हमने रासायनिक अभिक्रिया की। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि ये परिवर्तन होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के तरीके। आपकी बुक में रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के 4 तरीके दे रखे हैं। देखिए, 4 तरीके वो कौन कौन से हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन। पहला है अवस्था परिवर्तन। अगर किसी प्रक्रम में अवस्था में चेंज हो तो वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ पर। ठीक है। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। तीसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। अगर ये किसी प्रक्रम में हो, ये किसी परिवर्तन में हो तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर लिखा मैंने रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के तरीके, या ऐसे ही बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। अब अगर ऐसे हम यहाँ पर लिख दूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, तो वो भी कोई गलत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके हैं। अगर किसी प्रक्रम में अवस्था में चेंज हो रहा हो तो रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन हो तब भी वो रासायनिक अभिक्रिया है। और तापमान में परिवर्तन हो तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया है। इसके साथ अगर किसी प्रक्रम में गैस का उत्सर्जन हो या किसी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो तब भी वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब देखिए, इनको हम चारों पॉइंटों को हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे अवस्था में परिवर्तन होगा, कैसे रंग में चेंज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फेज। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी प्रक्रम में अवस्था में परिवर्तन हो तब रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ पर। अब देखिए, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम फित्ते का दहन। मैग्नीशियम फित्ते का दहन। अब देखिए, मैग्नीशियम फित्ते का हम दहन करते हैं तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखिए, हमारे पास एक धातु के रूप में है मैग्नीशियम का फित्ता। ठीक है। मैग्नीशियम का फित्ता धातु के रूप में, इसका प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में दे रखा है। आपकी बुक में एक बर्नर इस प्रकार का दे रखा है और आप इस प्रयोग को घर पर भी कर सकते हो, लेकिन अपने आंखों पर चश्मा पहनना इसके लिए आवश्यक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम की एक छड़ ली, इसको चिमटी की सहायता से हमने यहाँ से पकड़ रखा है, इसको जला दिया। ठीक है। अब जैसे जैसे ये मैग्नीशियम का जो फित्ता है जलेगा तो इसका चूर्ण बनता जाएगा, और वो चूर्ण है इस कांच की प्याली या रोज ग्लास में गिरता जाएगा। ये क्या है भाई, क्या गिर रहा है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड का चूर्ण। यहाँ पर जो मैग्नीशियम फीते का दहन होगा तो ये पाउडर के रूप में यहाँ पर बन जाएगा, और ये पाउडर होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड का पाउडर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब मैं मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराऊंगा तब क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 कर देंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 जाएंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। वैसे हमारा अगला पॉइंट रहेगा अभिक्रिया को संतुलित करना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम फीते का जब हम दहन करते हैं तो देखिए यहाँ पर अवस्था का परिवर्तन कैसे हो रहा है, बात को तो इसको समझना है। अवस्था का परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो अवस्था कैसे चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर एक ठोस रूप में है, एक फीते के रूप में है। ये पहले जैसे ही हमने इसको जलाया तो ये पाउडर बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या है, पाउडर है, और ये पाउडर भी कैसा पाउडर है भाई, ये सफ़ेद पाउडर है, सफ़ेद पाउडर। सफ़ेद पाउडर के रूप में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उसकी अवस्था में क्या होगा, चेंज हुआ। तो ये है अवस्था में परिवर्तन, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये धातु के रूप में है और ये पाउडर के रूप में है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अवस्था में चेंज हो रहा है उससे हम, जैसे ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त हो गया, अब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर से दोबारा मैग्नीशियम धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि जैसे अवस्था परिवर्तन तो भौतिक अभिक्रिया में होता है, जैसे आइस है वो बदल गई जल में। ठीक, अवस्था चेंज हो गई, ये ठोस है और ये द्रव्य रूप में हो गई, लेकिन द्रव्य से हम दोबारा क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो प्रक्रम है ये दोनों दिशाओं में हो रहा है, यहाँ पर भी अवस्था में चेंज हो रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, अवस्था में चेंज हो रहा है लेकिन इसको दोबारा बनाया जा सकता है, जो उत्पाद बन गया है उससे वापस पहले वाला उत्पाद बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब एक बार हो गया उसके बाद दोबारा उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो मेन बात यही होती है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, एक बार कोई उत्पाद बन गया उसके बाद उसे पहले वाला क्रियाकारक नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे रंग में परिवर्तन। इसके बाद हम बात करेंगे रंग में परिवर्तन, अर्थात किसी प्रक्रिया में जब रंग में चेंज हो तब हम वहाँ पर समझेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमारा अगला पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अब देखिए रंग में परिवर्तन के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आपकी बुक में एक प्रयोग दे रखा है लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, ये है पोटेशियम आयोडाइड और ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से हम जब कराते हैं तब यहाँ पर बनता है हमारे पास, यहाँ पर बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब इसको हम संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एनो नाइट्रेट है वो इसके 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब यहाँ पर जो पोटेशियम है वो 2 आ जाएंगे और यहाँ पर एक है तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2, और यहाँ पर आयोडीन 2 है तो यहाँ पर भी आयोडीन 2 है। देखिए अगला पॉइंट हमारा अभिक्रिया को संतुलित करना रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, उसमें हम बड़ी डिटेल से इसको कवर करेंगे। देखिए हम यहाँ पर बात करें रंग में परिवर्तन। जब आप इनको पहले देखोगे, जब ये अभिक्रिया नहीं कर रहे, इस अभिक्रिया भी नहीं कराई, इससे पहले हम देख रहे हैं, जब आप इसका सॉल्यूशन तैयार करोगे तो ये आपको पानी का जैसा दिखाई देगा, पानी के जैसा आपको ये दिखाई देगा इसका कलर, और ये भी पानी का जैसा ही दिखाई देगा, पानी के जैसा। लेकिन इसका भी आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन तैयार कर लिया और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब जब आप दोनों को आपस में मिलाओगे तब एकदम से खटाक देने से जो ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा इसका कलर हो जाएगा पीला, अर्थात इसका जो कलर हो जाएगा वो येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा इसका, इस पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है,
तो यहाँ पर पानी के जैसा था और यहाँ पर कलर हो गया पीला, तो रंग में चेंज हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। तापमान में परिवर्तन हो तब हम कैसे पता करें कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए अगला हमारा तरीका है पहचानने का तापमान में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन। तो देखिए अब तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, इसके लिए भी आपकी बुक में एक अभिक्रिया दे रखी है। आपको बोला है उसमें कि एक पात्र लीजिए, एक पात्र लीजिए, पात्र थोड़ा ठीक है, इसमें हमने ले लिया है H2SO4 का सॉल्यूशन, H2SO4 का सॉल्यूशन इसमें हमने ले लिया है, और इसमें बाहर से हमने ऐसे डाले हैं जिंक धातु के टुकड़े, जिंक धातु के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए। जैसे ही जिंक धातु के टुकड़े इससे H2SO4 के विलयन में पड़ेंगे तो यहाँ पर गैस का उत्सर्जन होगा, यहाँ पर गैस का उत्सर्जन होगा और वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आप जिंक धातु को घेरने से पहले इसका हाथ लगा के देखो तो आपको तापमान कम मिलेगा। जैसे ही आपने इस धातु को घेर दिया, जिंक धातु को इसमें, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि इसका तापमान है वो बदल जाता है, तो अर्थात ये पूरा पात्र वो गर्म हो जाता है। तो ताप में क्या क्या होता है, चेंज होता है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए इसी चीज़ को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है H2SO4, इसमें हमने ऐड किया है जिंक धातु और क्या बना है जिंक सल्फेट, और साथ में निकली है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन। इसीलिए ये जो पात्र है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पर तापमान में चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये हमारा वो तीसरा तरीका, तापमान में परिवर्तन के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है गैस का उत्सर्जन। अगला है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो तब भी वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। सॉरी, कोई रासायनिक परिवर्तन है उसमें किसी प्रक्रिया में गैस का उत्सर्जन होना, तो वो भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर सेम ही है, H2SO4 की अभिक्रिया हमने कराई जिंक धातु से, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में बन रही है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अब देखिए रंग में तापमान में परिवर्तन भी इस अभिक्रिया में हो रहा है और गैस का उत्सर्जन भी इसमें हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो गैस का उत्सर्जन हो रहा है वो यहाँ पर इसी अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए हमने कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिया है। तो ये हमारे हुए 4 तरीके रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है, हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका होता है रासायनिक समीकरण। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। समझ गए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करें तो वो हो जाएगी रासायनिक समीकरण। अब देखिए हम रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वो लिखते हैं, वो लिखेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के साथ व्यक्त करना
रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के साथ व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से या उसके प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम दर्शा देंगे तो हो जाएगी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये बात हमारे समझ में आएगी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लेते हैं रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। ये आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसका जो शब्द है, शब्द रूप में इसको लिखा जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये है शब्द समीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए हम इसको रासायनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, प्रतीकों के साथ लिख देंगे तो हो जाएगी रासायनिक समीकरण। अब देखिए मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु से कराते हैं। ये लिया आपने मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? वायु से करवा दी। ठीक है। तो आपको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया है उसको अगर हम सूत्रों की सहायता से दर्शा दें, प्रतीक चिन्हों की सहायता से दर्शा दें तो वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी रासायनिक समीकरण। अब हम इस समीकरण को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन समान हो जाएंगी और यहाँ पर अब इस स्थिति में मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ये हमारी समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए ये आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि बता रखा है रासायनिक अभिक्रिया में कि जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के सहायता से दर्शा देंगे तो वो हो जाएगी रासायनिक समीकरण। अब देखिए हम इसको दर्शाते हैं सूत्रों की सहायता से। जिंक धातु को हमने लिया जिंक Zn से। ठीक है। जिंक धातु का प्रतीक यही होता है। दूसरा है कि अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। अभी इसकी अभिक्रिया किसे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 इसका सूत्र होता है किसका भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल का। जब जिंक धातु की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिंक सल्फेट। अब देखिए जब जिंक धातु को सल्फेट SO4 के साथ जोड़ दोगे तो हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ में ये बची हुई हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगी रासायनिक समीकरण और ये है रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्रों की सहायता से दर्शा दिए तो हमारे पास प्राप्त होगा ये रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसके बाद इसमें 2 टर्म और आती है। इसमें 2 टर्म और आती हैं। एक होती है क्रियाकारक और दूसरा है उत्पाद। एक क्रियाकारक होता है और दूसरा क्या होता है भाई? उत्पाद होता है। उसको भी हम समझते हैं एक बार। एक आपके पास क्रियाकारक
और दूसरा है उत्पाद। अब देखिए क्रियाकारक क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होते हैं, क्रियाकारक व उत्पाद। अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया करते हैं उन्हें हम क्रियाकारक बोलते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद को भी बोलते हैं प्रोडक्ट, और क्रियाकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। तो हम क्रियाकारक की परिभाषा लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, क्रियाकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लिखो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे वो हो जाएंगे क्रियाकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे वो बनेंगे उत्पाद। अब देखिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको समझते हैं कि क्रियाकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराता हूँ, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आपके पास प्राप्त होगा अमोनिया, NH3। NH3 क्या होता है भाई, अमोनिया होता है। ये नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। जब आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तब आपके पास प्राप्त होता है अमोनिया। ठीक है, अब इसको संतुलित करें तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2। और दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या हो गए, समान हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, 2 × 3 तो हो गए 6 हाइड्रोजन इस उत्पाद में, तो यहाँ पर लगा देंगे 3, तो दोनों तरफ समान हो जाएंगी। तो ये संतुलित समीकरण है। अब देखिए इसमें क्रियाकारक कौन है और उत्पाद कौन है, इसको समझ लें। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो होते हैं क्रियाकारक, और रासायनिक अभिक्रिया जो फलस्वरूप बनते हैं वो बनते हैं उत्पाद। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और ये उत्पाद है, अर्थात ये क्रिया करके ये इस उत्पाद को बनाते हैं। जो तीर से पहले लिखे जाते हैं वो होते हैं क्रियाकारक। ये है भाई क्रियाकारक, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। और जो अमोनिया प्राप्त हुई है ये है उत्पाद। ये क्या है भाई आपके पास है उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं, क्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस करें आपस में, वो हो गए क्रियाकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यहाँ पर बन कौन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो ये हो जाएगा उत्पाद। और देखिए इस समीकरण में हम बता सकते हैं कि क्रियाकारक कौन है, उत्पाद कौन है। यहाँ पर देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है, क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और फलस्वरूप क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ये हैं उत्पाद और ये हैं क्रियाकारक। अब देखिए इसके बाद हमारा एक और पॉइंट रहेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, कि कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। वैसे ये बोर्ड में आता है, कुछ नंबर लेके कि 2 नंबर का आ गया कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताइए, तो उसी पॉइंट ऑफ रूप से हम ये कर रहे हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम बिल्कुल सिंपल है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल है। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम आपकी सिलेबस से रासायनिक समीकरण के लिखने के 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहले नियम की बात करेंगे। इसमें हम पहले नियम की बात करेंगे कि जो क्रियाकारक है, वह देखो जो क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक को बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड, वह उत्पाद को बाईं तरफ लिखा जाता है, को दाईं तरफ लिखा जाता है, को दाईं
तरफ लिखते हैं। पहला नियम ये है कि जो क्रियाकारक होते हैं उनको दाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में, और जो उत्पाद होते हैं उनको राइट साइड में या दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्रियाकारक व उत्पाद को तीर का चिन्ह लगाकर अलग करते हैं। ठीक है। जो क्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनको तीर के माध्यम से अलग करते हैं। और तीसरा जो नियम है वो ये है, एक से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद होने पर उनके मध्य प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए 3 नियम। पहला है क्रियाकारक को दाएं तरफ और उत्पाद को क्रियाकारक को बाएं तरफ और उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। दूसरा है क्रियाकारक व उत्पाद को तीर का चिन्ह लगाकर अलग करते हैं। तीसरा है एक से अधिक क्रियाकारक हों या उत्पाद हों तो उनके मध्य प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हम इसको एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर मैं मैग्नीशियम फीते का दहन लिख रहा हूँ, जिसमें हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए ये उत्पाद है और ये क्रियाकारक है। जो उत्पाद क्रियाकारक होते हैं उनको बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो उत्पाद होते हैं उनको राइट साइड में। ये क्रिया कर रहे हैं आपस में, इनको दाएं तरफ लिख दिया, और जो उत्पाद है उनको लिख दिया दाएं तरफ। ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ। और जब हम क्रियाकारक और उत्पाद को अलग करते हैं तो तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया तीर का चिन्ह, क्योंकि ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। इनको दोनों को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और एक से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद होने पर उनके मध्य प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये क्रियाकारक है, 2 है, इसलिए इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये एक ही है तो इसको प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम संतुलित कर देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर। तो इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण को लिखने के 3 नियम हैं आपके सामने। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के साथ।